हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पार्ट 2। Contents of this session, main points we will cover in this session are Nehru's role, distance from two camps, US-India relations। नेहरूज रोल। अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें नेहरू जी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था और वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो उनका 1947 से लेकर 64 तक उनका जो रोल था वो हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी या नेशनल इंटरेस्ट पर दिखाई देता है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्लेड ए क्रूशियल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा। उनका रोल क्रूशियल था अपने नेशनल एजेंडा को तय करने के लिए। बोथ एज द प्राइम मिनिस्टर भी थे फर्स्ट एंड द फॉरेन मिनिस्टर, और उस टाइम विदेश मंत्री थे वो भी यही थे। ही एक्सरसाइज्ड profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964। तो जो इनका प्रभाव था वो हमारी विदेश नीति के फॉर्मुलेशन में या फिर हमारी विदेश नीति के इम्प्लीमेशन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वर, हमें 3 मेजर ऑब्जेक्टिव उनकी फॉरेन पॉलिसी में दिखाई देते हैं। फर्स्ट, टू प्रिजर्व द हार्ड अर्नड सोवर्निटी। जैसे कि हमें पता है कि हमें हमारी सोवर्निटी कितनी मुश्किल से मिली थी, तो उस संप्रभुता को बनाए रखना या फिर उसको संरक्षित करना। प्रोटेक्ट टेरिटरियल इंटीग्रिटी, और हमारी जो अखंडता है, जो हमारी टेरिटरियल इंटीग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करना। प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जो हमारी आर्थिक विकास है उसको स्पीड देना, उसको त्वरित गति में लाना। ये तीनों ऑब्जेक्टिव नेहरू जी ने फॉलो किए। नेहरू विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, और इनको अचीव करने के लिए उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई? नॉन अलाइनमेंट की, जो नाम की नीति थी वो उन्होंने अपनाई। डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, अब हम नॉन अलाइनमेंट बोले या फिर डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, एक ही बात है कि दो जो पावर कैंप्स बने हुए थे उनसे दूर रहना। The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment। जैसे कि हमने देखा था कि इंडिया ने पीसफुल वर्ल्ड का एक सपना देखा था, और वो सपना किसके द्वारा पूरा हो सकता था? पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट की, वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करे और नॉन अलाइनमेंट में रहे। India wanted to keep away from the military alliances led by US and Soviet Union against each other। अब हमें पता है कि 2 कैंप्स थे, US एंड USSR, और उन्होंने अपने मिलिट्री अलाइंसेज लाइक नाटो एंड वॉर्सो भी बना रखे थे। तो इंडिया चाहता था कि वो इन दोनों से ही दूर रहे। इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, और उसके फॉरेन पॉलिसी का आइडियल या आदर्श क्या था? उसकी नॉन अलाइनमेंट नीति या फिर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। दिस वॉज ए डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट एंड समटाइम द बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट। ये बैलेंस बनाए रखना, एक न्यूट्रल रहना एक स्थिति पर, ये बहुत मुश्किल था, और कई टाइम यह भी लगता है कि ये बैलेंस सही नहीं है, एक तरफ झुकाव नज़र आता है। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिनको हम देखेंगे। इन 1956 व्हेन ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ओवर द स्वेज कैनल इशू, इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस नियो कॉलोनियल इन्विजन। जब 1946 में ब्रिटेन ने इजिप्ट की जो स्वेज कैनल इशू के लिए आक्रमण कर दिया था, अटैक कर दिया था, तो इंडिया ने पूरे विश्व स्तर पर प्रोटेस्ट किया था, विश्व स्तर की। इस तरह से फिर से नियो कॉलोनियलिज्म इन्विजन नहीं होना चाहिए, तो विश्व स्तर पर उसके लिए आवाज़ उठाई थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यूएसएसआर के साथ में इंडिया खड़ा हुआ था। बट इन द सेम ईयर व्हेन द यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी, इंडिया डिड नॉट ज्वाइन इट्स पब्लिक कंडेमनेशन। और उसी टाइम यूएसएसआर ने हंगरी के ऊपर अटैक किया, लेकिन इंडिया ने उसके लिए कोई पब्लिक कंडेमनेशन नहीं किया था, कोई पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं किया था। तो ये ऐसा लग रहा था उस टाइम कि इंडिया का झुकाव ज़्यादा यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा है। While India was trying to
convince the other developing countries about the policy of non-alignment, Pakistan joined the US-led military alliances। और इंडिया जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनको कन्विंस कर रहा था कि भाई वो भी नॉन अलाइनमेंट को ही ज्वाइन करे, उसी में ही उनका फुलफिलमेंट हो सकता है। और उसी टाइम उसी के ही नेबर पाकिस्तान ने किसको ज्वाइन कर लिया था, नाटो को ज्वाइन कर लिया था, US-लेड मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि US का और इंडिया का जो रिलेशन था उसमें दरार आ गई थी कि पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन किया और इंडिया दूसरों को प्रीफर कर रहा था कि वो नॉन अलाइनमेंट को ज्वाइन करे। The US was not happy about India's independent initiative and the policy of non-alignment। और जैसे कि हमें पता है कि पूरा वर्ल्ड 2 पावर्स में था, US एंड USSR में, और उसी टाइम इंडिया के जो नया इनोवेटिव आइडिया था कि नॉन अलाइनमेंट बनेगा जिसमें कोई भी पावर को ज्वाइन नहीं करेगा, तो इसलिए US इंडिया से हैप्पी नहीं था। वो नहीं चाहता था कि इस तरह से कोई तीसरा संगठन बने। The US also resented India's growing partnership with the Soviet Union। और कहीं ना कहीं US को यह भी लगता था कि इंडिया और US है वो USSR है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और इंडिया ने USSR के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, सोवियत यूनियन के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, तो ये भी उसको महसूस होता था। In the late 1980s, India improved its relation with the United States, other developed countries and China, while continuing close ties with Soviet Union। जैसा कि हमें पता है कि सोवियत यूनियन के साथ में उसका पहले से अच्छा रिलेशनशिप था, पहले ही 20 प्रोग्राम्स की उसने एक संधि भी की थी, उन ट्रीटी भी साइन की थी। तो और उसके बाद में 1980 के बाद में उसने अमेरिका और जो दूसरे विकसित देश थे चाइना, इनके साथ में भी इंडिया ने अपने रिलेशंस अच्छे किए या फिर उनको सुधार किया। अब हम देखते हैं US और इंडिया के रिलेशंस कैसे थे। ये हमारा इस बार नया टॉपिक ऐड हुआ है कि अमेरिका के साथ में भारत के संबंध अब कैसे हैं। The United States and India have showed interest in promoting global security, stability and economic prosperity through ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी। अब 1980 के बाद में इंडिया और अमेरिका के जो रिश्तों में सुधार हुआ है वो हमें दिखाई देता है कि इंडिया और अमेरिका दोनों ही ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं और पूरे डायस्पोरा पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करते हैं। और किसके द्वारा कर सकते हैं वो? ट्रेड, व्यापार, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और दोनों देशों की जो कनेक्टिविटी है उसके द्वारा वो कर सकते हैं। The strong people-to-people ties between our countries reflected in a 4 million strong Indian-American diaspora are a tremendous source of strength for partnership। अब आप सबको पता है कि अमेरिका और भारत के लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पीपल टू पीपल टाइज है, मतलब यहाँ के लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ के लोग यहाँ रहते हैं। तो इंडियन अमेरिकन जो डायस्पोरा है वो उनकी जो पार्टनरशिप है उसकी स्ट्रेंथ हमें दिखाई देती है। In 2019, overall US-India bilateral trade in goods and security reached $149 बिलियन। अब जो हमारा 2019 में ओवरऑल जो बायलेटरल ट्रेड था, द्विपक्षीय व्यापार था, उसमें सामान और सिक्योरिटी को लेकर हमारा जो ओवरऑल जो हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक रेट थी वो कहाँ तक पहुँच गई थी? $149 बिलियन पहुँच गई थी। इंडिया एंड द US कोऑपरेट क्लोजली एट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। और भी बहुत सारे संगठन हैं जिनमें इंडिया और अमेरिका ने साथ दिया है, जैसे इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशन, UN हो, G20, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन, आसियान हो, या फिर रीजनल फोरम, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जहाँ पर अमेरिका और इंडिया ने साथ मिलकर काम किया है। इंडिया इज़ एन आसियान डायलॉग पार्टनर। अमेरिका की तरह आसियान डायलॉग इंडिया भी आसियान डायलॉग पार्टनर है, एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पार्टनर एंड एन ऑब्जर्वर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। तो इस तरह इंडिया और अमेरिका के साथ में इस तरह जो संगठन हैं वो काम करते हैं। एफ्रो एशियन यूनिटी। अब हम देखते हैं कि इंडिया का जो अफ्रीका और जो एशिया यूनिटी है उसमें इंडिया का क्या रोल रहा।
Nehru envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs. नेहरू जी ने इंडिया में तो जो काम किया ही था, मेजर रोल निभाया था, उसके साथ में जो एशियन डिकोलोनाइज्ड हो रही थी उसी टाइम कंट्रीज, उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया. हिज एरा वॉज मार्क्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका. उनका जो एरा था, नेहरू जो एरा हम बोलते हैं, वो जो नए विकसित देश हो रहे थे, नए स्वतंत्र देश हो रहे थे एशिया और अफ्रीका के लिए, उनके लिए उनका योगदान हमारे सामने है. इंडिया वॉज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डिकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड फर्मली अपोज रेसिज्म स्पेशली अपार्टहाइड इन साउथ अफ्रीका. और इंडिया हमेशा से डिकोलोनाइजेशन जो था, एक तरह से औपनिवेशिकता से दूर रहने की जो प्रोसेस था, उसके लिए हमेशा सपोर्टिव रहा था. और स्पेशली जो रेसिज्म था, रंग भेद की नीति थी, या फिर गोरे कालो, जो साउथ अफ्रीका में जो अपार्टहाइड सिस्टम चल रहा था श्वेत और कालों के बीच में, उसके लिए हमेशा से इंडिया ने अपोज किया, उनके लिए सपोर्ट में खड़ा रहा. The Afro-Asian Conference held in the Indonesian city of Bandung in 1955, commonly known as the Bandung Conference. और हमें इंडोनेशियन सिटी, जो इंडोनेशिया की सिटी बांडुंग में कॉन्फ्रेंस हुई थी, एफ्रो एशियन रिलेशंस के लिए मान सकते हैं, यूनिटी के लिए मान सकते हैं, 1955 में. और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, बांडुंग कॉन्फ्रेंस. तो क्वेश्चन आता है बांडुंग कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो हमारा आंसर होना चाहिए 1955 में, बांडुंग सिटी में. द बांडुंग कॉन्फ्रेंस लेटर लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाम. और बांडुंग कॉन्फ्रेंस को ही बाद में नाम, वहीं से ही नाम का उद्भव हुआ, या फिर वहीं से नाम की शुरुआत हुई. द फर्स्ट समिट ऑफ नाम वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961. और जो नाम की फर्स्ट समिट थी वो बेलग्रेड में हुई थी. कब हुई थी, 1961 में हुई थी. आपको कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स इससे रिलेटेड हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.